रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात पुराने समय की है। अंधेर नगरी नामक राज्य में अनबुझ नाम का एक बहुत ही बड़ा अत्याचारी और दुष्ट राजा राज करता था। राजा को केवल अपने सुख समृद्धि और ऐशो आराम से मतलब था। प्रजा के जनहित में कार्य करना उसे समय व्यर्थ करना मालूम होता था। एक रोज आम सभा के दौरान एक बुढ़िया राजा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचती है। राजा साहब, मैं बड़ी गरीब और असहाय हूँ। जंगल में लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेच के गुजारा कर पाती हूँ। महल से कुछ सहायता प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। किस प्रकार की सहायता बुढ़िया? ये राजमहल है, कोई सहायता केंद्र नहीं। महाराज क्रोधित न हो। प्रजा यदि अपने राजा से सहायता की गुहार नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी? राजमहल के मंत्री होकर प्रजा का पक्ष ना लो मंत्री। इन भूखी प्रजाओं के लिए यदि हम राजकोष की मुद्राएं लुटाने लगे तो राजा से कंगाल बनने में हमें अधिक समय नहीं लगेगा। किंतु महाराज, इस तरह तो मैं गरीबी में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। कृपा करें। सैनिक, इस बुढ़िया को ले जाकर कैद खाने में पटक दो। मुझे अपनी प्रजा में ऐसे असहाय और कमजोर लोगों की आवश्यकता नहीं। राजा के आदेश पर सैनिक उस बुढ़िया को बंदी बनाकर वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद राजा बाकी सभी मंत्रियों को सभा से जाने का आदेश देकर अकेले में मंत्री से बात करते हुए कहता है, मंत्री, हम आज शिकार पर जाने का विचार कर रहे हैं, तो सैनिकों की एक टुकड़ी को शिकार पर चलने का आदेश दो। और हाँ, शिकार के लिए नए तीर मंगवाना ना भूलना। माफ कीजिएगा महाराज, पर नए तीरों का प्रबंध हो पाना संभव नहीं है। एक राजा के लिए सब कुछ असंभव है। क्या तुम इस बात से अपरिचित हो? महाराज, नए तीरों का जखीरा समाप्त हो चुका है और खाली देश से तीर मंगवाने के लिए अधिक से अधिक धन की आवश्यकता है। यदि राजकोष से धन का प्रयोग तीरों के आयात में किया जाएगा तो इस आने वाली पूर्णिमा को महाकाली के मंदिर में होने वाली पूजा करना संभव नहीं हो पाएगा महाराज। राजा के राजकोष में धन की कमी होना क्या एक राजा के लिए शोभनीय है? धन की पूर्ति के लिए और मुद्राओं के निर्माण का आदेश दिया जाए। कैसा बुद्धिहीन राजा है। अब इसे क्या बताऊं कि मुद्राएं छपाने से धन की पूर्ति नहीं होती। महाराज, मुद्राएं छपाने के लिए राज्य में धातुजों की कमी है। ठीक है, तो फिर मैं जनता के करों में 4 गुना वृद्धि करने का आदेश देता हूँ। किंतु महाराज, कर में वृद्धि करना तो उन पर अत्याचार हुआ महाराज। मैं जिस प्रकार चाहूँ उस प्रकार प्रजा का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यदि तुम्हें अपने मंत्री पद से प्रेम नहीं तो इस महल में दास बनकर मजदूरी कर लो। क्षमा करे महाराज, मेरे साथ ये अन्याय ना करे। आपके आदेश की पूर्ति होगी महाराज। अपने मंत्री पद छिन जाने के डर से मंत्री राजा के आगे हाथ जोड़े सर झुकाए खड़ा हो जाता है। अगले दिन अंधेर नगरी में कर में 4 गुना वृद्धि होने की घोषणा कर दी जाती है। इस घोषणा को सुनकर सभी गांव वाले चिंतित हो जाते हैं। तभी बिंदिया, जो अपनी पड़ोस में रहने वाली रजनी के साथ मटका लेकर पानी भरने जा रही होती है, वो कहती है, रजनी, ये राजा ने कैसा फैसला लिया है? कर में 4 गुना वृद्धि कर दी इस अनबुझ राजा ने। इसकी बुद्धि क्या घास चरने गई थी? धीरे बोल पागल। अगर किसी महल के आदमी ने सुन लिया तो राजा ने जिस प्रकार कर बढ़ाया है ना, वैसे तेरी जीवन रेखा को भी घटा देगा। परंतु रजनी, अब हम गरीबों का क्या होगा? फसल बेचकर जो धन आता है वो भी कर के रूप में राजा को देना पड़ेगा, और जो थोड़ा सा बचेगा उसमें भला हम किस प्रकार गुजारा करेंगे? अरे उसकी चिंता बाद में करियो, पहले इन भारी मटकों को घर कैसे लेकर पहुँचे वो बता। इन्हें पकड़े पकड़े तो मेरे हाथ और दर्द करने लगे हैं। दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उसी मार्ग से भोला नाम का एक ब्राह्मण गांव लौट रहा होता है। तभी वो अपने हाथ में पकड़ी लाठी और अपने थैले से नारियल की रस्सी निकालकर दोनों औरतों के पास जाता है। मैं आप लोगों की कुछ सहायता कर दूं? भोला जी, आप? भोला ब्राह्मण जी को प्रणाम। आप गांव कब लौटे? अभी मैं गांव ही लौट रहा था कि मार्ग में तुम्हें इन पानी के मटकों को लिए परेशान देखा तो सहायता करने चला आया। किंतु भोला जी, आप ये दोनों मटके किस प्रकार उठा पाएंगे? ना, ये दोनों भरे मटके मैं नहीं उठाने वाला। तो फिर क्या आप इन्हें उठाए बिना ही हमारे घर तक पहुंचा दोगे? मैं एक ब्राह्मण हूँ, कोई जादूगर नहीं। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर ही सहायता करूँगा। इतना कहकर भोला ब्राह्मण उस नारियल की रस्सी को दोनों मटकों की गर्दन पर बांध देता है
और दोनों मटकों को लाठी के बीच में कुछ दूरी पर लटका कर कहता है, लो, अब आप लोग इस भारी मटके को आसानी से घर तक ले जा सकती हो। भोला जी, सच में आपकी बुद्धि और चतुराई का कोई जवाब नहीं। काश ऐसी बुद्धि हमारे उस राजा के पास भी होती, तो वो अपनी प्रजा पर 4 गुना कर लगाकर अत्याचार न करता। बिंदिया की बात सुनकर भोला ब्राह्मण राजा के बेतुके और कठोर फैसले के बारे में पूछता है। बिंदिया भी उसे प्रजा पर हो रहे अत्याचारों से अवगत कराती है और वो गांव की तरफ चल पड़ते हैं। गांव वालों से राजा अनबुझ के अत्याचारी मिजाज के बारे में सुनकर वो अपने मित्र जो राजा का मंत्री था उससे मिलने उसके घर जाता है। अरे भोला, तुम कितनों दिनों बाद आए हो। आओ बैठो, बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही। यात्रा तो मंगलमय रही मित्र, किंतु गांव के हालात कुछ मंगल नहीं दिखाई पड़ते। ये महाराज अनबुझ क्यों इतने अत्याचारी होते जा रहे हैं? क्या बताऊं मित्र, अब अनबुझ नाम के राजा से आशा भी क्या की जा सकती है। उसे तो प्रजा की समस्याओं और जरूरतें ना सूझती है ना बूझती है। प्रजा के दुखों से उसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, पहले उसने गरीब प्रजाओं की जमीन को अपनी रानी के नए भवन के निर्माण के लिए बलपूर्वक छीन लिया। अब राजकोष में धन की पूर्ति के लिए प्रजा पे कर का बोझ डाल दिया है। इस प्रकार तो अंधेर नगरी की प्रजा का भविष्य इस अत्याचारी राजा के कृत्यों के कारण अंधेरे में ही पहुंच जाएगा। मित्र, तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। यदि तुम इस राजा को सबक सिखाने का कोई प्रयास करो तो तुम्हें ब्राह्मण जानकर क्या पता है अनबुझ राजा में थोड़ी बुद्धि आ जाए। मंत्री के कहने पर ब्राह्मण गहन विचार करता है और अगली सुबह राजा से मिलने महल पहुंचता है। राजा अनबुझ को ब्राह्मण का प्रणाम। कहिए ब्राह्मण देवता, महल में किस कार्य से पधारे हैं आप? महाराज, मैं आपके इसी गांव का निवासी हूँ। कल ही अपनी यात्रा कर कर लौटा हूँ। यात्रा धार्मिक थी, इसलिए उसके पूरा होने पर नगर में मैं एक भोज आयोजित कराना चाहता हूँ और उसमें आपकी सहायता का वचन चाहता हूँ। क्यों नहीं ब्राह्मण देवता, आप ब्राह्मणों का दर्जा सर्वश्रेष्ठ है। हम क्षत्रिय पुण्य कमाने के लिए ब्राह्मण भोज कराते हैं और आज हमारे राज्य के एक ब्राह्मण देवता नगर में भोज कराने की इच्छा रखते हैं, तो ये राजा आपकी हर तरह से सहायता करेगा। ये क्या महाराज, बिना बात जाने आपने वचन दे दिया? अगर कोई बड़ी सहायता मांग ले इस ब्राह्मण ने तो? अरे ब्राह्मणों को ना नहीं करते मंत्री। अब सहायता में मेरा राज्य और महल तो नहीं ले लेगा। शांत बैठो तुम। ब्राह्मण सहायता का वचन लेकर मुस्कुराते हुए घर जाता है। अगले दिन से ब्राह्मण मंत्री के साथ मिलकर नगर भोज की तैयारी करता है। दोपहर के समय पूरे अंधेर नगरी की प्रजा को महल में भोजन करवाया जाता है। भोज होते होते रात हो जाती है। राज्य के सभी नगरवासी पेट भर भोजन करते हैं, साथ ही घर भी ले जाते हैं। राजा जब अपना कार्य खत्म करके महल पहुंचता है तो भोज होते देखकर मन ही मन कहता है, अच्छा, तो ब्राह्मण को महल में नगर भोज करवाना था। महाराज, आपके राजकोष के धन की सहायता के कारण नगर भोज की मेरी इच्छा अच्छे से संपन्न हो पाई। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये बात सुनते ही राजा के होश उड़ जाते हैं और वो हैरान होकर कहता है, ये क्या कह रहे हैं आप? इतने बड़े नगर भोज में आपने महल के राजकोष का धन का प्रयोग किया? किसकी अनुमति से? आपकी ही अनुमति से महाराज। आपने ही तो नगर में भोज की हर संभव सहायता का वचन दिया था। ब्राह्मण देवता, यदि नगर भोज करवाने के इच्छुक थे तो उस पर व्यय राजकोष से किस प्रकार किया जा सकता है? आपकी निजी यात्रा पूर्ति भोज के लिए राजकोष के धन का प्रयोग उचित नहीं। किंतु आपने मुझे सहायता का वचन दिया था महाराज। यही तो गलती की, किंतु आप निजी कार्य के लिए राजकोष धन की बर्बादी नहीं कर सकते। तो फिर अपने निजी ऐशो आराम और कार्यों के लिए आप प्रजा की जमीन छीनना और उन पर अत्यधिक कर लगाकर अत्याचार किस प्रकार कर सकते हैं? यदि ये सही है तो मैंने क्या गलत किया महाराज? ब्राह्मण की बात सुनकर उसे समझ आता है कि ब्राह्मण ने उसके साथ वही किया जो वो आज तक प्रजा के साथ करता आ रहा है। साथ ही उस चतुर ब्राह्मण की चतुराई से भी वो परिचित हो जाता है। तभी वो अपने किए हुए सारे कर्मों के लिए शर्मिंदा होकर ब्राह्मण से क्षमा मांगता है। साथ ही चतुर ब्राह्मण को अपने महल में सलाहकार के पद पर नियुक्त करता है। कैलाशी बड़े ही चाव से
अपनी नई बहू तान्या का गृह प्रवेश करवा रही होती है। ये देखकर उसकी पड़ोसन शीला बोलती है, अरे कैलाशी बहन, बड़े ही अरमानों से बहू लाई हो, पर संभल के रहना, कहीं तुम्हारे अरमानों पर पानी न फेर दे। अरे लाखों में एक बहू चुनकर लाई हूँ जो मेरे इस घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ हाँ, मैं भी यहाँ हूँ और तुम भी। देखते हैं तुम्हारा स्वर्ग से सुंदर घर कब तक बनेगा। हाँ हाँ, देख लेना। बहू, तू इस कलश को अपने पैरों से गिरा के अंदर आ। तान्या अपनी सास के कहे मुताबिक कलश पर पैर मारती है, लेकिन वो आराम से मारने की जगह कलश पर जोर से किक मारती है, जिसके कारण कलश सामने की दीवार पर लगी दादी जी की फोटो पर जा लगता है। ये देखकर शीला खुश होते हुए बोलती है, अरे अरे कैलाशी, देख तेरी बहू ने तेरे स्वर्ग के पहरेदार अपने दादा ससुर की फोटो ही तोड़ डाली। अब तो ऐसा लग रहा है कि घर तो स्वर्ग बनेगा नहीं, बल्कि जो ऑलरेडी स्वर्ग पहुँचे हुए हैं, ये उनको भी नर्क में ले आएगी। शीला बहन, अगर आपने अपनी ताने मारने की परंपरा निभा ली हो तो कृपया करके मेरे घर से गायब हो जाइए। हाँ हाँ, जा रही हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुककर तेरी बहू के नए नए कारनामे देखने का। कैलाशी अपनी बहू को जैसे तैसे गृह प्रवेश करवाती है, जिसके बाद तान्या और उसका बेटा हर्ष कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगली सुबह 10 बजने पर भी तान्या सोकर नहीं उठती, तो कैलाशी अपने बेटे से बोलती है, बेटा, ये बहू को बोलना कि उठ जाए। अच्छी बहुएं इतनी देर तक नहीं सोया करती। कुछ देर में मुंह दिखाई के लिए औरतें आ जाएंगी। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उनके आगे? आपको क्यों मुंह दिखाना है? मुंह दिखाई तो तान्या की होगी ना। हे भगवान, इस बॉडम बेटे को समझाना तो बैल के आगे बीन बजाने जैसा है। कुछ नहीं, तू जा, मैं उसको खुद उठा लूंगी। कैलाशी तान्या को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है और देखती है कि वो बेड पर ऐसे पसर के सो रही है जैसे मानो सालों से उसकी नींद पूरी ना हुई हो। वो उसको उठाते हुए बोलती है, बहू, ओ तान्या बहू, उठ जा, 10 बज गए हैं। तेरी मुंह दिखाई के लिए आसपास की औरतें आने वाली है। उठ के तैयार हो जा। क्या है सासू माँ, सोने दो ना। अरे अभी तो 10 बजे है, 12 बजे से पहले मेरी सुबह नहीं होती। ये कैसी भाषा बोल रही है? अभी इसका भूत उतारती हूँ। जरा पता तो लगे इसे कि ये इसकी माँ का घर नहीं है, बल्कि कैलाशी देवी का घर है। कैलाशी एक पानी की बाल्टी लेकर आती है और तान्या के मुंह पर जोर से पानी फेंकती है, जिसके बाद वो अचानक से घबराते हुए उठ जाती है और अपनी सास के हाथों में पानी की बाल्टी देखकर बोलती है, ओ सासू माँ, आपका दिमाग घुटनों में है क्या? ये कोई तरीका है किसी को जगाने का? बहुत प्यार से बात कर ली तुझसे। अब सुन ले बहू, ये तेरी माँ का घर नहीं है जो तू इतनी देर तक सोएगी। उठकर तैयार हो जा, मुंह दिखाई के लिए मेहमान आते ही होंगे। नहीं हो रही तैयार, बताओ क्या कर लोगी? अरे एक तो मेरे ऊपर ठंडा ठंडा पानी गिरा दिया, ऊपर से सॉरी बोलने की जगह मुझे ही उल्टा अकड़ दिखा रही हो। जाओ, नहीं दिखाऊंगी किसी को भी अपना मुंह। देख बहू, मुझे सुबह सुबह कोई कलेश नहीं करना। आधे घंटे में अगर तू मुंह दिखाई के लिए तैयार होकर नहीं आई तो तेरा बोरिया बिस्तर मैं खुद बांधूंगी। कैलाशी इतना बोलकर उसके कमरे से चली जाती है, लेकिन तान्या गुस्से में आग बबूला होकर बोलती है, मेरे से पंगा लिया ना सासू माँ आपने? कलेश तो अभी मैंने किया ही नहीं है, अब करूंगी, वो भी सबके सामने। तान्या आधे घंटे बाद जब नीचे आती है तो सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी गीली नाइट ड्रेस में सबके सामने आती है। उसको ऐसे कपड़ों में आता देखकर कैलाशी उससे बोलती है। तान्या सबके सामने जाती है और उनके सामने ऐसे ही कपड़ों में नाचने लगती है। ये देखकर कैलाशी देवी गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बहू को थप्पड़ मारती है, लेकिन तान्या उसका हाथ पकड़ के रोक देती है और बोलती है, ओ सासू माँ, भूल से भी ये दोबारा मत सोच लेना कि आप मुझ पर हाथ उठाएंगी, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास है। तुझे तो मैं बताऊंगी बाद में। सास बहू के बीच होता कलेश देखकर शीला बाकी औरतों से बोलती है, अरे बहनों, चलो चले यहाँ से। इस स्वर्ग में तो कलेश हो रहा है। बेचारी कैलाशी बहन, उनके घर एक कलेशी बहू आ गई। सभी औरतें वहाँ पर हो रहा ड्रामा देखकर अपने अपने घर लौट आती हैं, जिसके बाद तान्या भी अपने कमरे में चली जाती है। और शाम को जब हर्ष घर आता है तो कैलाशी देवी सारी बातें बताने के बाद उससे बोलती है, बेटा, ये कैसी बहू ले आए हम? इसने तो पूरे मोहल्ले के सामने कलेश करके हमारा सर झुका दिया। माँ, मैं उसको समझाता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोनों माँ बेटे की बात तान्या सुन लेती है, जिसके बाद वो वहाँ आकर बोलती है,
हाँ हाँ, भड़का लो अपने बेटे को कि मैंने इस घर में कलेश मचा रखा है। अपना कुछ मत बता देना कि मैंने अपनी सोती हुई बहू पे पानी डाल दिया था। पहले तो बहू तू यूँ चिल्लाना बंद कर। बाहर के लोग सुनेंगे तो यही सोचेंगे कि इनके घर में कलेश फिर से शुरू हो गया। वैसे भी जब से तू यहाँ आई है ना, तुझे सब यही बोल रहे हैं। हाय हाय, पहले तो मेरी बातों को कलेश कह रही थी, लेकिन अब तो मैं ही इन्हें कलेशनी नजर आ रही हूँ। हाय देखो, मुझे आए 2 दिन नहीं हुए और मेरी सास का अभी से मुंह बन गया। तान्या की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास की औरतें कैलाशी देवी के घर के बाहर आकर खुसर पुसर करने लगती है। ये देखकर कैलाशी अपने बेटे से बोलती है, देख ले बेटा, ये जानकर इतना तेज बोल रही है ताकि बाहर वालों के सामने हमारे घर का तमाशा बन जाए। हाँ हाँ, मैं तो इसलिए ही आई हूँ ना इस घर में। अरे पहले खुद को देख लो सासू माँ, फिर मुझे बोलना। चुप हो जाओ आप दोनों। अगर आप दोनों ने और तमाशा किया तो मैं ही इस घर से चला जाऊंगा। सिर्फ 2 दिन में आपने इस घर को जंगल बना दिया है। तो बेटा इसको समझाना। मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया। अब अगर आप लड़े तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। हर्ष की धमकी के बाद दोनों सास बहू चुपचाप अपने कमरे में जाती है, लेकिन तान्या अपनी आदत से मजबूर थी। उसे बात बात पर झगड़ा करना और बातों का बतंगड़ बनाना अच्छा लगता था। वो आए दिन कभी हर्ष से तो अपनी सास से लड़ा करती। एक दिन शीला उनके घर आती है और कैलाशी को ताने मारते हुए बोलती है, अरे कैलाशी बहन, तुम्हारी बहू के किस्से तो बड़े ही मशहूर हो रहे हैं। तुमने तो कहा था वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाएगी, लेकिन यहाँ तो नर्क से भी बुरी हालत करी हुई है उसने तुम्हारी। हाँ हाँ बोल लो तुम। जब अपने ही सिक्के में खोट है तो दूसरों के मुंह तो खुलेंगे ही। शीला की बात से तान्या को बहुत मिर्ची लगती है। वो अब तक अपने घर में ही लड़ाई किया करती थी, लेकिन कोई बाहर वाला आकर उसको और उसकी सास को ताने मारे, ये उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए वो शीला की बात का जवाब देते हुए बोलती है, अरे ओ शीला आंटी, ये क्या फटे ढोल की तरह आप लोगों के घर घर जाकर बजती फिर रही हो? कोई और काम नहीं है आपको? देख लो कैलाशी बहन, तुम्हारी बहू तो अब तक सिर्फ तुमसे लड़ती थी, लेकिन आज पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। क्या देती हूँ तान्या, मेरे मुँह लगी तो छोड़ूंगी नहीं। मेरी सासू माँ को ताने मारने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात करनी है ना मुझसे करो, और दोबारा हमारे घर के झगड़ों के अगर मजे लिए या फिर उनमें घुसी तो देख लेना, आज तो मैं अपने घर पे कलेश कर रही थी, कल मैं तुम्हारे घर पे आकर करूँगी। राम राम, मैं तो जा रही हूँ कैलाशी बहन, माफ करना जो भी बोला तुमको, दोबारा नहीं बोलूंगी। बस अपनी इस कलेशी बहू को मेरे घर से दूर रखना। आज तान्या की बातों से हमेशा ताने मारने वाली शीला का मुंह बंद हो जाता है। कैलाशी देवी को एक बात समझ आती है कि अगर प्यार से तान्या को समझाया जाए तो उसके घर पर करने वाले कलेश को रोका जा सकता है। जिसके बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू, आज तूने मेरे लिए बाहर वालों से लड़ाई की तो देख इनके मुंह कैसे बंद हो गए। तो क्या हम दोनों आपस में लड़ना छोड़कर इनका मुंह हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते? बात तो आप सही कह रही हैं सासू माँ, लेकिन जब आप मुझे कलेशनी बोलती है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इसीलिए मैं लड़ती हूँ। ठीक है, मैं अब से तुझे कभी भी उल्टा नहीं बोलूंगी। सच्ची सासू माँ? फिर ठीक है, मैं एक अच्छी बहू बनूंगी और बात बात पर झगड़े और कलेश नहीं करूंगी। दोनों सास बहू की आपसी सहमति से इतनी बड़ी लड़ाई को सिर्फ बात करके दोनों ने सुलझा लिया और दोबारा ना झगड़ा करने का वादा भी किया। जिसके बाद दोनों समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगी और कैलाशी का घर को स्वर्ग बनाने का अरमान भी पूरा हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।